आधुनिकता के इस दौर में महिला सशक्तिकरण की बात करने के बाद अगर आरजीकर मेडिकल कॉलेज जैसा मामला सामने आए तो क्या वाकई हमें महिला सशक्तिकरण पर पहले बात करनी चाहिए या पहले महिला सुरक्षा पर बात करनी चाहिए? आज के इस दौर में अगर इस तरह की जघन्य वारदातें होती रहेंगी तो क्या कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को घर से बाहर भेजने से पहले 10 बार नहीं सोचेंगे? इस सवाल का जवाब या इस बारे में कुछ भी आपको कहना हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के मामले में, जिस पर कोलकाता हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एक कड़ा निर्णय लिया और इससे पहले कई सख्त टिप्पणियां कोर्ट ने की। वो क्या टिप्पणियां थी वो भी आपको बताएंगे। आखिर कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि पुलिस का काम यहां पर संदेहास्पद लग रहा है? पुलिस से यह सवाल क्यों पूछा गया कि क्या अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने की क्या आवश्यकता थी यहां पर? इस तरह के सवाल जब कोर्ट ने पुलिस से पूछे तो पुलिस के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर भी सवाल उठ रहे हैं जो उस मेडिकल कॉलेज का डीन था, जिसके बारे में बार बार ये चर्चा हो रही थी कि डीन ने इस घटना के बारे में सुनते ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। क्या वाकई इस इस्तीफे की आवश्यकता थी या आवश्यकता यह थी कि वो खुद जाते और पुलिस में इस पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज कराते? राजनीतिक स्तर पर क्या चर्चा इस पर हो रही है उस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय और 3 सप्ताह बाद होने वाली सुनवाई के बारे में पहले आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल इस पूरे मामले में कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से कई सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया गया और ये सख्त टिप्पणियां पुलिस और अस्पताल प्रबंधन को लेकर थी। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और हिरणमयी भट्टाचार्य की खंडपीठ ने सख्त लहजा अपनाते हुए पुलिस प्रशासन से ये पूछा कि आखिर अप्राकृतिक मौत लिखने का या इस तरह का शब्द इस्तेमाल करने की क्या आवश्यकता थी? क्या ये सड़क से लाश बरामद हुई थी और इस कॉलेज के डीन के अपने नैतिक आधार पर इस्तीफा देने और फिर उसी 24 घंटे के अंदर किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में नियुक्त किए जाने पर भी उन्होंने सवाल उठाए? अब यहां पर वहां राज्य की सरकार भी सवालों के घेरे में आ रही है, ममता बनर्जी की सरकार। बहरहाल उस विषय पर भी आपको बातचीत कर जानकारी देंगे, लेकिन इस पूरे टिप्पणी के बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को ये इस केस सौंपे जाने की निर्देश दिया और सीबीआई ने ऑलरेडी इस पर काम शुरू कर दिया है। कोलकाता पुलिस से वो सभी साक्ष्य, केस डायरी सब कुछ ले लिया गया है और फॉरेंसिक टीम के साथ दिल्ली से एक टीम कोलकाता पहुंच चुकी है और घटनास्थल का जायजा लेने पहुंची है। एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल का है। इस वीडियो को हम आपको साफ साफ तो नहीं दिखा सकते, लेकिन आसपास का जो माहौल है आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। कोई सुनसान जगह नहीं है, यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं और ये मेडिकल कॉलेज का सेमिनार हॉल है जहां 24 घंटे में कम से कम एक बार तो असेंबली होती ही है। ऐसा दावा यहां के स्टाफ के द्वारा भी किया गया। अब इस सेमिनार हॉल से जिस परिस्थिति में पीड़िता की, मृतक की लाश मिली है, उसके बाद अप्राकृतिक मौत लिखना पुलिस की भूमिका पर भी संदेह के प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। फिर इस पूरे मामले पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद रेप और हत्या का मामला दर्ज किया गया। आरोपी पुलिस की हिरासत में है, जिसका नाम संजय राय बताया जा रहा है, जो कि इसी अस्पताल में सुरक्षा कर्मचारी के तौर पर तैनात था। आरक्षक के पद पर वो काम करता था। इसकी गिरफ्तारी के बाद और इतना कुछ हो जाने के बाद डॉक्टर्स में आक्रोश है, हर खासवाम में आक्रोश है और हो भी क्यों ना, नाराजगी है ऐसे हैवान के प्रति और ऐसे प्रबंधन के प्रति जिसने कि इस पूरे मामले में पर्दा डालने की भी कोशिश की। इस तरह कोर्ट की टिप्पणी सामने आई, उससे तो अब तक यही प्रतीत हो रहा है कि पुलिस की भूमिका, उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन की भूमिका पूरी तरह से संदेहास्पद है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर परिवार की तरफ से जो बातें कही गई हैं उसमें कोर्ट ने पूरी तरह से संज्ञान लिया। परिवार का ये कहना था कि कोर्ट की निगरानी में ये पूरी जांच होनी चाहिए और अगली सुनवाई के बाद जब सीबीआई अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी कोर्ट के सामने, उस वक्त जो भी स्थिति होगी या जहां तक भी जांच पहुंची रहेगी उसके आधार पर कोर्ट अगला फैसला लेगा और आगे क्या कुछ स्थिति होगी इस पर भी रहेगी हमारी नजर। पुलिस की और अस्पताल प्रबंधन की भूमिका को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उस पर हमने बात की। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद से देश भर में डॉक्टर्स का विरोध शुरू हो गया है। कई बड़े अस्पताल जिसमें कि दिल्ली का एम्स भी शामिल है और अस्पताल के शामिल होने के बाद वहां के डॉक्टर्स का प्रदर्शन और ऐसे में 80% तक कम सर्जरी दिल्ली के
एम्स अस्पताल में बीते रोज में हुई। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के बीच में आकर आश्वासन दिए जाने के बाद 15 दिन में उनकी मांगों पर अमल किए जाने के आश्वासन मिलने के बाद लगभग ज्यादातर जगह से डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई, लेकिन कुछ एक जगह पर लिखित आश्वासन की मांग को लेकर डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शनरत हैं। उनका यह कहना है कि सरकार की तरफ से जब तक लिखित में यह आश्वासन नहीं मिल जाता कि डॉक्टर्स की मांगों को मान लिया जाएगा, जो डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कानून बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, अस्पताल में होने वाली अप्रिय घटनाओं से डॉक्टर्स का बचाव हो, इस तरह के एक फेयरवॉल की वो मांग कर रहे हैं। जब तक इस पर लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा वो प्रदर्शन जारी रखेंगे। इस तरह के प्रदर्शन भोपाल और छत्तीसगढ़ के कुछ एक जगहों से ऐसे मामले सामने आए हैं, जबकि दिल्ली में जो प्रदर्शन हो रहा था वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के बीच बचाव करने और आश्वासन देने के बाद खत्म कर दिए गए हैं। कई तरह के सवाल इस घटना के बाद उठ रहे हैं। उन सवालों के जवाब तलाशेगी सीबीआई। उन सवालों का जवाब लेकर फिर आपके आगे मैं हाजिर होऊंगा, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लेकर, इस पूरे मामले पे आपकी यदि कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट सेक्शन में आपका मोस्ट वेलकम है। लेकिन उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हैवानियत हुई और आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या बलात्कार के मामलों में अभी जो हमारा नियम कानून है उसमें कुछ पैनापन, कोई सख्ती की आवश्यकता है, इस तरह की वारदात को अंजाम देने वाले लोगों का अंजाम क्या होना चाहिए, क्या यही पारंपरिक तरीके से जो कानून प्रक्रिया अपना कर सज़ा दी जाती है, क्या ये सज़ा काफ़ी रहेगी? ऐसे लोगों के दिमाग में जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं और मौका पड़ने पर उसे अंजाम भी दे देते हैं, उन्हें संदेश देने के लिए क्या कोई सख्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।